नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कोशिश तो बुधवार को भी बहुत हुई, किसी तरीके से वक्फ संशोधन बिल पर गठित की गई जेपीसी की बैठक को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया जाए, कोई कामकाज ना होने पाए और जो एक टारगेट रखा है जेपीसी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने कि 29 नवंबर तक इसको तैयार करके लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाए, उनके सुपुर्द कर दिया जाए, तो उसमें अड़ंगा डाला जाए, इसको प्रस्तुत ना करने दिया जाए। और लगातार ये लोग कोशिश में थे, स्पीकर से भी मिले थे। ये कहा था कि इसको किसी भी तरीके से टाल दिया जाए, बजट सत्र तक टाल दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो लोग इस समय सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं कि साहब इसको टाल दिया गया है, ये अब आगे पेश होगी, इस सत्र में पेश नहीं होगी, तो उनको भी अब रियलाइजेशन हो रहे हैं कि ये अफवाह ही है, गलत तरीके से इसको उड़ाया जा रहा है ताकि वक्फ संशोधन बिल पर सरकार को बदनाम किया जा सके। जेपीसी कमेटी को जो हेड किए कर रहे हैं इस समय, उनके बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाई जाएं। लेकिन जो सरकारी सूत्र हैं और जो संसदीय मामलों के जितने भी जानकार हैं, उनका कहना ये है कि अभी भी ये 9वें नंबर पर सूचीबद्ध है और इसको पेश किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 29 तक जगदम्बिका पाल इस रिपोर्ट को तैयार कर देना चाहते हैं और 30 को इसे प्रस्तुत कर देंगे। स्पीकर को सौंपी जानी है, स्पीकर उसके बाद फैसला करेंगे। और चुनाव प्रचार के दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह बाकायदा इसके बारे में ऐलान कर चुके कि इसी शीतकालीन सत्र में इसे प्रस्तुत भी किया जाएगा, पारित भी किया जाएगा। और उन्होंने तो चैलेंज किया था कांग्रेस को भी और मोदी विरोधी सारी जमातों को भी कि आप पूरी ताकत लगा लो, आप वक्फ संशोधन बिल को रोक नहीं सकते हो। तो ये एक सूचना। नंबर 2, ये इसे रोकना क्यों चाहते हैं, बार बार इसमें अड़ंगे क्यों लगा रहे हैं। और जेपीसी की जितनी भी बैठकें हुई हैं, उन सारी बैठकों में किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के बार बार हंगामे क्यों किए गए हैं। और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि जी आप कलकत्ता नहीं गए, आप उत्तर प्रदेश का विचार जानने के लिए नहीं गए, आप फला राज्य में नहीं गए, उस राज्य में नहीं गए। जितना काम पिछले सत्र से लेकर के इस सत्र तक जेपी सिंह ने किया है और दिन रात काम किया है, दिन रात बैठ के की हैं, करीब 1.5 करोड़ के आसपास तो ईमेल भिजवा दी गई ताकि इसका रास्ता रोका जा सके और ये शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत ही नहीं होने पाए। कितनी लामबंदियां हुई हैं। हरियाणा चुनाव के समय भी हमें एक पूरे समुदाय का, पूरे इकोसिस्टम का, मोदी विरोधियों का और जो नहीं चाहते कि वक्फ बिल में संशोधन हो, ऐसी तमाम ताकतों का जो एकजुट प्रयास था, वो हमें हरियाणा में भी देखने को मिला था। वो हमें अभी महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। और लोकसभा चुनाव के दौरान एक अलग तरह की लामबंदी थी, एक अलग तरह का दुष्प्रचार था। हिंदुओं को बांटने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया था। तो ये सारी चीजें निरंतर चल रही हैं। और ये संभल में जो दंगा हमें देखने को मिला है, ये दंगा कोई हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नहीं था, बल्कि ये पुलिस और मुसलमानों के बीच में, उपद्रवियों के बीच में क्लैश था। और आज तो हैरत अंगेज वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं।
एक महिला अपनी बेटी के साथ छत से पुलिस वालों पर पथराव करती हुई दिखाई दे रही है। एक और महिला गली में खड़ी हुई ये बात कर रही है कि जी पथराव ही तो कर रहे थे, पत्थरबाजी ही तो कर रहे थे, किसी की जान थोड़ा ले रहे थे। और जिनकी जान चली गई है उनका क्या? पर आप देखिए संभल का सच भी खुल कर के सामने आ रहा है। किसने कराया? क्यों कराया? किस तरह का प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कराया गया है? ये सारी चीजें नोटिस करने लायक है। और जानबूझ करके जिस दिन ये दंगा हुआ है, उस दिन संभल का सांसद अपना घर छोड़ करके जानबूझ करके बेंगलुरु चला गया और अब पार्लियामेंट में बयान दे रहा है, पार्लियामेंट परिसर के बाहर परिसर में मीडिया से खड़े होकर के बात करते हुए कि जी मैं तो वहां था ही नहीं, फिर भी मेरा नाम जो है उसने एफआईआर में। वो तो जो कमिश्नर है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इनका नाम क्यों है, क्योंकि जिस दिन सर्वे हुआ पहले दिन, उस दिन भी इनकी वहां मौजूदगी, फिर जुमे की नमाज के समय, नमाज के बाद लोगों को संबोधित करते हुए जिस तरीके से ये भड़काते हुए देखे गए, और उसके बाद जिस दिन ये दंगा हुआ उस दिन तो कोई जुमा भी नहीं था, कोई नमाज भी नहीं थी, कुछ नहीं था, फिर भी भीड़ इकट्ठी की गई वहां पर। और ऐसे बहुत सारे लोग देखे गए जो इनके कट्टर समर्थक हैं, इनके करीबियों में से भी लोग हैं। और एक दूसरे विधायक, उसका तो बेटा गोली चलाते हुए पकड़ा गया, सीओ के पैर में गोली लगी, अनुज चौधरी के। तो ये सारे बवाल क्यों काटे जा रहे हैं? ये महाराष्ट्र में जो ये सज्जाद नोमानी फतवा जारी कर रहे थे कि हराओ इनको बीजेपी वालों को, और केवल महाराष्ट्र में ही अपनी सरकार मत बनाओ बल्कि केंद्र में मोदी की सरकार को भी चलता करो, ये सब क्यों हो रहा था? और ये अरशद मदनी से लेकर के तमाम जितने भी लोग वक्फ का विरोध करते हुए, वक्फ बिल संशोधन बिल का विरोध करते हुए जिस तरह के जमावड़े लगा रहे थे दिल्ली में और दूसरी जगहों पर, ये सब क्यों हो रहा था? केवल और केवल इसलिए कि जो सैकड़ों हजारों एकड़ लाखों एकड़ जमीन इन्होंने कब्जाई हुई है, उससे जो अवैध कब्जा है वो ना हट जाए और इनके काबू से वो चीजें निकल ना जाए। अब आप देखिए ये जो इकोसिस्टम काम करता है, जो इनको कवर फायर देता है, इनको बचाने की कोशिश करता है, जो देश विरोधी ताकतें हैं इनको जो एक तरीके से कवर फायर दे करके इनको बचाता रहता है, ये इकोसिस्टम नहीं चाहता है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अहम पद पर आ जाए, चाहे कोई दूसरा ही आ जाए। अब उद्धव ठाकरे को इन्होंने अपना महबूब बना लिया ना एक तरीके से। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का साथ उद्धव ठाकरे ने छोड़ा, तो इनाम स्वरूप उनको मुख्यमंत्री पद से नवाजा। अभी लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा किस तरीके से उद्धव ठाकरे को सिर माथे पर रखा इन्होंने। और अभी विधानसभा चुनाव में भी जहां-जहां वो प्रचार के लिए जाते थे, तो वही गोल टोपी वाले नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारों के साथ उनका, कहाँ तो एक दौर में जय भवानी और जय शिवाजी के नारे गूंजते थे और अचानक नारों में भी तब्दीली आ गई। अब तो जनाब उद्धव ठाकरे बोला जाने लगा है इनको। और पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि एकनाथ शिंदे की इन लोगों ने प्रशंसा करनी शुरू कर दी कि एकनाथ शिंदे, जब जब से ये नतीजे आए हैं और एक माहौल बनाया जा रहा था, केवल देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोकने की एक और कोशिश हो रही थी 2019 की तरह। 2019 में भी तो साजिशन भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर को, देवेंद्र फडणवीस को फिर से सत्ता में आने से रोका गया था और तब साजिश की गई थी शरद पवार के द्वारा। शरद पवार ने तो पहले भी कहा था कि 2014 में मैंने
भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन इसलिए दे दिया था ताकि बीजेपी और शिवसेना के बीच मतभेद पैदा किए जा सके, अलगाव पैदा किया जा सके। और 2019 में वो उसमें कामयाब हो गए। उद्धव ठाकरे संजय राउत को ये समझाने में कामयाब हो गए कि साहब, मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल रही है, बीजेपी का साथ छोड़ दो, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री मत बनने दो। उस समय तो ये कामयाब हो गए। इस बार भी इन्होंने कोशिश की। इस बार जो ये जनादेश मिला है, ये सबकी आंखें खोलने वाला जनादेश है। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिल जाना, 149 सीटों पर लड़ी और स्ट्राइक रेट रहा 89%। आश्चर्यजनक स्ट्राइक रेट था। इसी तरीके से 57 सीटें अकेले एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिल गई। अजित पवार को भी जितनी उनके चाचा को मिली थी, उसके करीब ही पहुंच गए वो भी एक तरीके से। तो दुकानें किसकी बंद हुई? उद्धव ठाकरे की हो गई, कांग्रेस की हो गई, शरद पवार की हो गई, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से इतना उछल रहे थे। और उन्होंने ये मान ही लिया था कि अगर हम 48 में से 31 सीटें जीत गए हैं लोकसभा में, तो फिर सरकार तो अब हमारी ही बनेगी। लेकिन मैं तो सैल्यूट करता हूँ साहब, हरियाणा और महाराष्ट्र के लोगों को। इन दोनों ही राज्यों की जनता ने जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करो, उसके बाद तो फिर ये इनके सिर पर चढ़ करके खेल करेंगे। वो जो शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं फरवरी 2024 से, वो तो इसी उम्मीद में थे कि हरियाणा में अब कांग्रेस की सरकार आएगी, हमें कोई रोकने वाला ही नहीं होगा दिल्ली पहुंचने के लिए। तो दिल्ली में जाकर के अराजकता फैलाएंगे, मोदी सरकार को बदनाम करेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया अपना है, बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर देंगे। लेकिन हरियाणा के लोगों ने इस साजिश को पूरी तरीके से विफल कर दिया, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा करके। और ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां से पार्टियां अपना कोष भी समृद्ध करती हैं, अपनी जेबें भी भरती हैं और अपनी 7 पुस्तों का इंतजाम भी कर लेती हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से दोनों स्टेट इस देश में सर्वाधिक संपन्न माने जाते हैं, हरियाणा भी और महाराष्ट्र भी। तो महाराष्ट्र में भी ये लोग पूरा जाल बिछाया था इन्होंने, फतवे जारी करवाए थे मुसलमानों के लिए कि सब एकजुट हो जाओ इनको हराने के लिए। लेकिन ये भूल गए कि जब इस तरह के फतवे जारी किए जाते हैं, जब इस तरह का ध्रुवीकरण किया जाता है, तो उसका रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। और इस बार तो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चीजों को लीड किया। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उसने लोगों के दिलों और दिमाग पर सीधा असर किया। और बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा था, उसके बाद भारत में भी जो कुछ हुआ लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद, और जिस तरह की इनकी एरोगेंसी दिखाई दे रही थी, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, तमाम लोगों की, उसके चलते भी लोग एकदम अलर्ट पर थे। इनको सबक सिखाने पर एक तरीके से आमादा हो गए थे, एकजुट हो गए थे। हरियाणा में सबक सिखाया, महाराष्ट्र में भी सबक सिखाया। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद इन्होंने सोचा कि अब भी खेल किया जा सकता है, तो एकनाथ शिंदे कैंप को भड़काने में लगे हुए थे कि साहब, मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी तो आप ही की बनती है, क्योंकि आपने इतना बढ़िया काम किया है 2.5 साल। नो डाउट उन्होंने काम किया है, लेकिन जिन्होंने 2.5 साल पहले त्याग किया था और उप मुख्यमंत्री बन गए थे, और जिनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है इस विधानसभा चुनाव में 89% रहा है, तो आप जन भावनाओं को देखेंगे या उसका निरादर कर देंगे? जन भावनाएं तो ये हैं कि 2019 में जिन देवेंद्र फडणवीस के साथ अनजस्टिस हुआ था, अब उनका राज तिलक होना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और ये चीजें एकनाथ शिंदे की समझ में आ गई कि मेरे कुल 40 एमएलए थे, 10 निर्दलीय थे,
यानी 50 ही एमएलए मेरे पास थे। 106 एमएलए वाली भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका दिया, मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। तो मेरा भी अब दायित्व बनता है कि मैं उद्धव ठाकरे जैसा चरित्र ना दिखाऊं, यानी मुख्यमंत्री पद के लालच में अपनी साख और अपनी इज्जत ना गंवाऊं, जैसे उद्धव ठाकरे ने गंवा दी थी उनके लालच में आकर के शरद पवार और कांग्रेस के। तो इन्होंने ज्यादा समझदारी का परिचय दिया है और इस पूरे इकोसिस्टम और मोदी विरोधी तंत्र को एक जोरदार झटका दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।